Hello everyone, welcome you all in the second session of आर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस आर ट्रेनिंग प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन हमारा हो चुका है। तो फर्स्ट सेशन में बेसिकली हमने देखा कि आर क्या होता है और हम आर और आर स्टूडियो को कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेकेंड सेशन में हम आर स्टूडियो पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को आर स्टूडियो ओपन करना है। आर स्टूडियो को जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग को इमेज नज़र आएगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि आर होता क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आर एक एनालिटिकल टूल है जो ओपन सोर्स है और वर्सेटाइल कैरेक्टर्स का है। मतलब इसमें बहुत सारे फील्ड्स के पैकेजेस हैं जिसको हम लोग बहुमुखी कह सकते हैं। एंड आर उसके अलावा मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स इन सभी पे चलता है। उसके अलावा ये एक ख़ास बात है कि आर और आर स्टूडियो दो अलग अलग चीज़ें हैं। आर एक जनरल इंटरफेस है और आर स्टूडियो एक जीयूआई है। तो जब हम इस आर स्टूडियो को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के विंडोज़ नज़र आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विंडोज़ के नाम क्या हैं और उस क्या करते हैं। तो जहाँ पे मेरा आप लोग को यहाँ पे अ, ये नज़र आ रहा है, ये विंडो कहलाता है हमारा स्क्रिप्ट विंडो, जिसमें हम लोग हमारे किसी भी कोड्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसके जस्ट नीचे इसके रहता है कंसोल विंडो, जिसमें हमारे जो भी कोड्स हैं वो रन करते हैं और कंसोल वर्क करते हैं। तो अगर हमें कंसोल को क्लियर करना है, कंसोल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम लोग कंट्रोल एल क्लिक करके हमारा कंसोल क्लियर कर सकते हैं, ताकि हमारे को जिस पे फोकस करना है, हमें जिस पे फोकस करना है वो प्रॉपर कंसोल पे नज़र आए। उसके अलावा राइट टॉप पे रहता है इन्वायरमेंट वीडियो। इन्वायरमेंट विंडो हम लोग इसलिए कह रहे हैं इसे, क्योंकि हमारे जितने भी तरीके के वेरिएबल्स डेटास रहेंगे उन सभी का यहाँ पे इन्वायरमेंट, इन सभी का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे वो सारा कुछ हिस्ट्री में भी सेव होते जाता है। तो हम लोग अगर हमें हमारा कुछ पिछला ग्लोबल या वेरिएबल कुछ है तो हम लोग वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि हमने पिछले बार क्या यूज़ किया था। उसके बाद फिर हमारा राइट डाउन साइड पे जो विंडोज नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स तरीके से कुछ नज़र आ रहा है। ये हमारा कहलाता है पैकेजेस एंड प्लॉट विंडो। तो इस विंडो में जितने भी तरीके के फाइल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, प्लॉट्स होते हैं या हेल्प डेस्क होता है वो यहाँ पर होता है। तो हमें जब कोई फाइल एक्सेस करनी है या किसी फाइल पे कुछ अपलोड करना है तो वहाँ इस विंडो से, जहाँ पे पैकेजेस एंड प्लॉट विंडो हम कह रहे हैं, सारे फाइल्स, पैकेजेस एंड प्लॉट्स को हम लोग हैंडल करते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया कि आर स्टूडियो में कौन से विंडोज होते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नया, यहाँ पर हम लोग एक नया स्क्रिप्ट नोट खोल लेते हैं। दो तरीका होता है, एक हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन से खोल सकते हैं या यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल पे क्लिक करके एक न्यू आर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एक नया स्क्रिप्ट पेज मिल जाएगा। अब सबसे पहले जब हम लोग कोई वेरिएबल डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे ये बात है कि वेरिएबल जो होता है वो एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस की तरह वर्क करता है। टेम्पररी स्टोरेज स्पेस कहने का मतलब हम उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं या म्यूटेट कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल वन नाम से कोई वेरिएबल डिफाइन करती हूँ और उसमें फ़ोन असाइन करती हूँ, तो फ़ोन असाइन जब मैं उसे करूँगी तो उस फ़ोन असाइन करने पर मुझको उस टाइम पर टेम्पररी वे में मुझको उसमें फ़ोन मिल जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग कंट्रोल इंटर यूज़ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम को कॉल करूँगी तो मुझको क्या मिलेगा, सिर्फ फ़ोन मिलेगा। लेकिन मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ, मुझे जब यहाँ पर फ़ोन के अलावा कुछ और चाहिए तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम को चेंज करके कुछ भी सेम उसी वेरिएबल वन पे मैं चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि इस बार मान लो मुझको फ़ोन नहीं, मुझको बुक चाहिए, तो मैं इसको चेंज करके बुक कर सकती हूँ। इसको जब मैं रन करूँगी तो मुझको बुक मिलेगा। अगर मैं इसके बाद वेरिएबल वन को कॉल भी करूँ तो मुझको बुक ही मिलेगा। वैसे ही बुक के अलावा अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं दोबारा वेरिएबल नेम पर चेंज कर सकती हूँ। इस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस की तरह वर्क करता है। और उसके अलावा अब हम लोग ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। हम लोग कंसोल पहले क्लियर कर लेते हैं। आर में
जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होता है कैरेक्टर डेटा, तीसरा होता है लॉजिकल और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूमेरिक डेटा का मतलब है जिसमें सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो होल नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूँ तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग वेरिएबल वन पे ही एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। वेरिएबल वन पे मान लो मैं असाइन की 12.34। तो ये एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। तो जब हम इसे रन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मान लो मैं कंसोल पे जाके इसको कॉल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12.34। अगर हमें कंफर्म नहीं है कि ये किस तरीके के डेटा टाइप में आएगा तो हम लोग इसका क्लास चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्लास एंड ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे var1, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है। तो हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। वैसे ही मान लो मैं वेरिएबल पे दोबारा कुछ चेंज करती हूँ एंड हमारे var1 पे मैं डालती हूँ इस बार कोई कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोग क्या डाल सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोग डाल सकते हैं जैसे कि मैं सैम नाम का एक नाम डालती हूँ। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मुझको सैम मिल गया। तो जब मैं var1 को कॉल करूँगी तो इस बार मुझको क्या मिलेगा, सैम मिलेगा। अगर इसका भी मैं क्लास चेक करना चाहूँ तो मैं क्लास var1 करूँगी तो मुझको इसका क्लास भी पता चल जाएगा कि ये क्या कौन से क्लास पे है। तो जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये कैरेक्टर क्लास में है। तो ये किस तरीके का डेटा टाइप हुआ, आर के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप हुआ। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं var1 में चेंजेस लाऊं एंड मैं var1 पे यहाँ पे कोई और लॉजिकल डेटा टाइप, तो जैसे कि हम लोग को पता है लॉजिकल सिर्फ दो ही होते हैं, या तो होता है ट्रू या तो होता है फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू को रखूं, लॉजिकल डेटा टाइप्स में हम लोग को कोड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। आर स्टूडियो या आर में सारा कुछ एज अ अपर केस के फॉर्म पे एक्सेप्ट किया जाता है, लोअर केस के फॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जब मैं इसे रन करूंगी एंड इसका अगर मैं क्लास पता करना चाहूँ तो इसका अगर मैं क्लास पता करूँ तो मुझको यहाँ पे क्या क्लास मिलेगा, लॉजिकल क्लास मिलेगा। एक बार कंसोल क्लियर कर लेते हैं। हम लोग var1 को दोबारा कॉल करके देखते हैं। var1 को दोबारा कॉल करके एक बार दोबारा इसका क्लास हम लोग चेकआउट करते हैं। क्लास चेक करने पर हमें मिला लॉजिकल। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में। तो अगर मैं var1 पे कोई कॉम्प्लेक्स डेटा डालूं, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्म से कहने का मतलब जिसमें इमेजिनरी डेटा भी हो, तो अगर मैं मान लो डाल दूं 7+5i और अगर मैं यहाँ पे var1 को दोबारा कॉल करूँ, पहले इसे रन कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे var1 को कॉल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7+5i। अब मैं इसका अगर क्लास चेक करूँ तो मैं क्लास चेक करूँगी तो मुझे var1 का क्लास क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब आर सिर्फ 4 तरीके के डेटा टाइप्स एक्सेप्ट करता है, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल, कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक। तो इस तरीके से हमारा डेटा टाइप्स इन आर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, ऑपरेटर्स इन आर। तो ऑपरेटर्स इन आर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स आर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेनली 4 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग आर में यूज़ करते हैं। पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर, तीसरा होता है रीजनेबल ऑपरेटर और चौथा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग बोल रहे हैं, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये किसी भी चीज़ को असाइन करने के काम आता है। तो असाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, असाइन करने के जो अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके होते हैं आर में, वो तीनों तरीका देखेंगे। तो असाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहला तरीका अभी तक जो यूज़ करते आ रहे थे, सिंगल इक्वल टू का साइन। ये क्या करता है, इक्वल टू का साइन किसी भी कोड्स के लिए असाइन करने के काम आता है। अगर मैं ए इज इक्वल टू 8 डाल दूं तो इसका मतलब 1 की जगह पे हमने 8 को असाइन किया। अगर हम 1 को उसके बाद कॉल करें तो उसकी जगह हमें 8 मिलेगा। कंसोल क्लियर कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से नजर आए। एक तरीका और ये होता है, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक सेकंड तरीका जो होता है वो होता है, हम क्या करते हैं, लेस देन हाइफन यूज करते हैं। लेस देन हाइफन मतलब इस तरीके से कुछ हम लोग यूज करते हैं एंड इसके बाद फिर जो भी हमारा उसके अंदर असाइन करना है, जैसे मान लो मुझको इसको हेलो असाइन करना है तो ये हम असाइन करते हैं। उसके बाद जब हम बी को कॉल करेंगे तो हमें वहां पे मिलेगा हेलो। इसका मतलब इस तरीके से भी हम लोग असाइन कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। एक तरीका और ये होता है,
हम लोग हाइफन ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। मान लो मैं कोई नया वेरिएबल ले लूँ सी एंड मुझको इस पे असाइन करना है, तो मैं हाइफन ग्रेटर देन भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो वैल्यू डालना है, मान लो मुझको ट्रू लॉजिकल डालना है एंड इसको मुझको असाइन करना है सी में, तो इस तरीके से जिस पे असाइन करना है उसकी तरफ एरो का साइन होना चाहिए। तो मैं सी पे इसको असाइन कर दूंगी एंड इसको जब कॉल करेंगे एंड उसके बाद अगर हम लोग सी को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो असाइंड वैल्यू मिलेगा। ये 3 तरीका होता है असाइन करने का, जिस तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो उसके लिए सिंपली हम लोग को क्या कोई 2 नंबर लेना होगा। तो जैसे कि हम लोग एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं 8 एंड बी ले लेते हैं, बी में हम लोग डाल देते हैं 2। तो ये जो 2 हमारे पास नंबर्स हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग बहुत सारे वैल्यूज, इसमें हम लोग बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने का मतलब ये है कि हम लोग ए और बी में बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा कुछ आता है, तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे करती हूँ ए प्लस बी, तो और अगर इसे हम रन करते हैं तो हमारे पास आता है उसका ऐड। मान लो यहाँ पे मैं करती हूँ बी माइनस ए एंड इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो हमें हमारे पास आता है उसका माइनस। अगर वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्टार बी एंड अगर हम लोग उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो किसी भी नंबर्स के लिए वर्क ऑन करता है। अब हम लोग रीजनल ऑपरेटर देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये किसी भी 2 ऑपरेटर्स के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। तो रिलेशन ऑपरेटर अगर हम लोग इन्हीं 2 नंबर्स के बीच का देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं इसमें कंपैरिजन के लिए सबसे पहले कंसोल क्लियर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए लेस देन बी, ये हम लोग को बुलियन वैल्यूज के फॉर्म पे रिजल्ट देगा। या हम लोग कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, ये भी हम लोग को बुलियन वैल्यूज के फॉर्म पे रिजल्ट देगा। या हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उस तरीके पे हम लोग को करना पड़ेगा ए इक्वल टू बी, यहाँ पे डबल इक्वल टू हम लोग यूज करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग असाइन नहीं करना है, कंपेयर करना है। उसके अलावा हम लोग किसी चीज को असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो इस जो तरीके होते हैं, या हम लोग नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं, जैसे कि तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम लोग, ये 4 तरीका होता है रीजनल का। तो हम लोग को अगर कंपेयर करना है तो हम लोग को सिंगल इक्वल टू की बजाय यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करना होता है। बाकी सारे कुछ सिमिलर हैं, पाइथन में जिन लोग पढ़े होंगे तो ये सारा कुछ पाइथन से सिमिलर है। तो ये तो हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और बचा है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देखने से पहले हम लोग एक वैल्यूज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं log 1 ले लेती हूँ एंड log 1 का वैल्यू मैं ले लेती हूँ ट्रू एंड अगेन मैं एक log 2 ले लेती हूँ एंड log 2 का वैल्यू मैं ले लेती हूँ फॉल्स। एंड log 1 और log 2 को हम लोग पहले कंसोल पे ले आते हैं। कंसोल पे ये आ गया। अब हम लोग को मान लो इस पे लॉजिकल ऑपरेटर, तो 2 ही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और। तो इस पे अगर हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं, हम लोग बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक कंडीशन ये क्रिएट कर सकते हैं log 1, तो इसका हम लोग को एक्सप्रेशन मिलेगा ट्रू, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, जैसे कि हम सभी को पता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा कंडीशन लूँ लॉग के साथ, एंड कब पहले देखते हैं सारा कुछ, log 1 एंड log 2, तो इस पे हमें फॉल्स आएगा। ये अल्टरनेटिवली सेम रिजल्ट देगा, चाहे log 1 एंड log 2 करें, चाहे log 2 एंड log 1 करें। वैसे ही अगर हम log 2 एंड log 2 करते हैं तो भी हमें फॉल्स आंसर ही आएगा, क्योंकि फॉल्स एंड फॉल्स भी क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये तो हो गई एंड की बात। और को देख लेते हैं। तो और के लिए कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो वो हमें देता है ट्रू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, log 1, वैसे ही अगर हम log 1 एंड log 2 करें तो भी हमें मिलेगा ट्रू।
वैसे ही, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे हमें फॉल्स मिलेगा। कौन सा कंडीशन में फॉल्स मिलेगा? log2 एंड log2 के फॉर्मेट में फॉल्स मिलेगा। एक बार देख लेते हैं, log2 एंड log2। तो log2 और log2 में हम लोग को फॉल्स मिलेगा, बाकी और के सभी कंडीशन में ट्रू मिलेगा। ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू एंड फॉल्स को यूज करते हैं एंड उसमें ऑपरेशन यूज करते हैं एंड और का। तो इस तरीके से हमने आज कौन कौन से टॉपिक देखे। आज हमने देखा कि डेटा टाइप्स आर में कौन कौन से होते हैं और ऑपरेटर्स कौन कौन से आर में होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं आर में ये देखेंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट स्ट्रक्चर का दे देती हूँ। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कितने तरीके के डेटा स्ट्रक्चर आर में होते हैं। उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है वेक्टर, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं, हम लोग उसे कैसे असाइन करते हैं और हम लोग उसका कोडिंग कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।